हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर्स का अगला पार्ट, ट्राइंगल लॉ, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम बेसिकली दो लॉ से करते हैं। पहला है हमारे पास ट्राइंगल लॉ और दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, हमारे पास दो त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी तीसरी भुजा हमारे पास क्या होगी, इसका रिजल्टेंट होगी, यानी सी वेक्टर होगी। और सी वेक्टर हमारा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि ट्राइंगल नियम है क्या, अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की एडजेसेंट भुजाओं को यानी कंटिन्यूअस भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी इसकी भुजा यानी सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। और अगर हमारे पास इसी को ऐसे करके लिख देता तो हमारे पास क्या होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। तो ये इसका क्या है, नियम है। अगर इधर है त्रिभुज का, यहाँ पे इधर इसकी जो सर है इधर है, टेल इधर है, तो इसका सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। और अगर इसका मुँह है इधर है, यानी तीनों कंटिन्यूअस हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ट्राइंगल लॉ। अगला लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास क्या होता है, अगर दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, अगर दो सदिश किसी पैरेललोग्राम की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो इनसे निकलने वाला विकिरण यानी कि इसके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण क्या होगा, D1 होगा, जो कि D1 इज इक्वल टू हमारे पास A1 A बार माइनस B बार ये होगा। और जो हमारा यहाँ से निकलेगा D2 क्या होगा हमारा ए प्लस बी। यानी कि कहना क्या चाहता है, ये तो हमारा क्या है, ट्राइंगल लो ही है। ये तो फिर से इसी के अंदर ट्राइंगल बन गया, तो ये तो क्या है, ट्राइंगल लो। और नई जानकारी हमारे लिए क्या है, D1 की, ये D2 हो गया और ये D1 है, यानी इनके कटान बिंदु से जो निकलेगा वो क्या होगा, D1 इक्वल टू ए सदिश माइनस बी का सदिश। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम लो। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये पैरेललोग्राम लो। अब प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन की। प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर मेरे पास है ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। यानी कि पहले दो को जोड़कर तीसरे को जोड़ूं या पहले एक को जो छोड़कर बाकी अगले दो को जोड़ लूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास है 4 5 6, तो मैं 4 5 जोड़ के 6 जोड़ूं या 6 5 जोड़ के 4 जोड़ूं, बात एक ही है, इसमें दो डिफरेंट बातें नहीं हैं। तो ये चीज़ सिंपल है। ए वेक्टर में नल वेक्टर जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या होगा, वही वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर से मैं नल वेक्टर घटाऊंगा तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा। और ए वेक्टर से मैं क्या घटाऊंगा, ए वेक्टर, तो मेरे पास नल वेक्टर आ जाएगा। अब इस पॉइंट में क्या होता है, बहुत बार हम गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, हमको पूछता है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है, और ऑप्शन में देता है 0 और 0 के ऊपर ऐसा देता है, यानी वेक्टर का चिन्ह देता है। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके 0 लिख देते हैं, जो कि क्या है, हमारा गलत आंसर है। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर, यानी कि 0 वेक्टर होता है। ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। हम अपनी आम भाषा में फ्लो में बोल देते हैं कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है, 0, लेकिन ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर 0 नहीं होता। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है हमारे पास नल वेक्टर। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता है ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर के अलग अलग मैग्नीट्यूड की। तो ये चीज़ हमको पता है, अगर मैं -5 + 4 का जोड़ के मैग्नीट्यूड करूँगा और दोनों का अलग अलग करूँगा तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 + 5 करता तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और अलग अलग करता तो 5 + 4 होता 9। तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला है हमारे पास सदिश का अदिश से गुणा। अब सदिश का अदिश से मैं गुणा करूँगा। सदिश का अदिश से कैसे गुणा होता है, जैसे मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मेरे को अदिश से गुणा करना है। अदिश क्या मान लिया मैंने, कोई लेमडा, लेमडा से गुणा करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, लेमडा ए, यानी कि वो उस लेमडा से गुणा हो जाएगा। जैसे मेरे पास वेक्टर था वाई वेक्टर, वाई वेक्टर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी लेमडा मेरा कितना है 5, 5 से गुणा करूँगा तो 5 वाई वेक्टर। तो ये इसका क्या हो गया, अदिश से गुणा। अब अदिश से गुणा से हमारे पास वेक्टर पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, वो देखते हैं। अब अगर हमारा लेमडा ग्रेटर देन 0 हुआ यानी धनात्मक हुआ तो हमारा क्या होगा, जो वेक्टर है वो वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ उसके परिमाण में चेंज आएगा, ना कि उसकी डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, वैसी की वैसी, यानी उसकी दिशा कैसी रहेगी, पहले जैसी। लेकिन अगर हमारे पास लेमडा क्या हुआ, लेस देन 0, यानी लेमडा क्या हुआ, नेगेटिव, तो इसका परिणाम में भी चेंज होगा और इसकी डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या होगा, चेंज आएगा, यानी इसकी डायरेक्शन पहले जिस तरफ थी उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मेरे पास था 5 आई कैप, 5 आई कैप था तो मेरे पास क्या था, ये वेक्टर था, लेकिन अब उसने क्या बोला, माइनस लेमडा इजिकल्स टू -3, तो मेरा क्या हो गया, -15 आई कैप। इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन भी मेरे पास क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो ये होता है सदिश का अदिश से गुणा। अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है। अगर मैं लेमडा ए करूं या ए लेमडा करूं, मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 5 को 4 से गुणा करें या 4 को 5 से करें एक ही बात है। यहाँ पे लेमडा ए प्लस लेमडा बी, तो ये यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेमडा कॉमन ले सकता हूँ। ये सेम हम जैसे नॉर्मल वेक्टर छोड़ो, अगर नॉर्मल मैथ में हम करते हैं वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, ये आप आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सिर्फ यहाँ पे वेक्टर आ गया, बाकी कोई इसके अंदर कुछ नया है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी 3 या 4 प्रॉपर्टियाँ हो गई। इसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना है सिर्फ, क्योंकि इसको हम डेली यूज करते हैं। अगला है हमारे पास स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, किसी भी पॉइंट का स्थिति, यानी कि मैं किसी को बोलूं कि वो वहाँ पे खड़ा है तो मैं उसकी क्या बता रहा हूँ, स्थिति, कि वो कहाँ पे खड़ा है। अब मैं बोल रहा हूँ वो बाजार के बीच में खड़ा है, तो वो बाजार के बीच उसकी क्या है, एक स्थिति है कि वो किस स्थिति में और कहाँ पे खड़ा है। स्थिति यानी कि ये मेरे पास x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। अब मैंने यहाँ पे बोला एक बिंदु P है, उसके x और y है, तो इसको यहाँ से 0 से मिलाने वाली, यानी मूल बिंदु से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका स्थिति सदिश। इसको हम क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। ये यानी क्योंकि ये वेक्टर हमारे को क्या बता रहा है, इस पॉइंट P की हमको क्या बता रहा है, स्थिति। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, OP वेक्टर, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, स्थिति सदिश। अब OP वेक्टर मैंने बताया था जो बाद में आता है वो क्या लिखा जाता है, P वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, यानी नल वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्थिति सदिश, क्योंकि जो बाद में आएगा उसको बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको अगर हम PO लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, O - P, जो कि क्या है, गलत है। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, जो बाद में आएगा वो हमारा क्या होगा, बाद में मतलब इधर रहेगा। तो ये OP वेक्टर, OP वेक्टर यानी P वेक्टर माइनस O वेक्टर। ऐसे ही मैं अगर x y z में लूँ, ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये z मान लिया। अब यहाँ पे कोई बिंदु है x, y और z, तो इसकी स्थिति सदिश हमारे पास क्या हो गए, x, y और z। ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो कोई भी पॉइंट है अपने परिवेश में वो क्या है, x है, उसका x बिंदु x है, y है और z है। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ i कैप, j कैप और
1 है। बाकी मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार नॉर्मल मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया। तो ये हमारा हो गया स्थिति सदिश। अगला है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास दो बिंदु हैं, मेरे पास P और Q। P Q को मैंने मान लिया x1 y1 z1, x2 y2 और z2। ये इनके क्या है, पॉइंट हैं कि ये कहाँ पे स्पेस में कहाँ पे है। P बिंदु का पॉइंट है x1 y1 z1, Q का है x2 y2 z2। अब मेरे को इसका क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। मेरे को बोला पी क्यू का डिस्टेंस बताओ। पी क्यू का डिस्टेंस बताने के लिए मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और इनको मैं क्या करूँगा, चिन्ह के साथ लूँगा। यानी x2 मेरा नेगेटिव है तो मैं x2 को क्या रखूँगा, नेगेटिव। x1 नेगेटिव है तो x1 को मैं क्या रखूँगा, नेगेटिव। यानी इनके जो हमारा साइन है उसके साथ हम इसको रखेंगे। और ये फॉर्मूला हमारे पास दो चीज़ों के लिए काम आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार डिस्टेंस पूछी जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप पी लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका यूज क्या क्या होता है। इसका पहला यूज हमने देख लिया कि पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। और कहाँ होता है, हमको दे दिए तीन बिंदु क्या क्या दे दिए, P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया। अब हमको बोला कि चेक कीजिए क्या ये तीनों बिंदु लीनियर हैं, यानी तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा, PQ के बीच की दूरी निकाल लूँगा, QR के बीच की दूरी निकाल लूँगा, और अगर वो दूरी P से R के बीच की दूरी के बराबर हो गई, यानी PR की दूरी हमारे पास किसके बराबर हो गई, PQ प्लस QR की दूरी के, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ की दूरी मैंने जोड़ी, और वो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। तो हमारे पास क्या हो गए, ये तीनों बिंदु क्या हो गए, लीनियर। अगर लीनियर नहीं होते, संरेखीय नहीं होते, तो ये दूरी बराबर नहीं आती। तो इसका दूसरा यूज क्या हो गया, हम एक बार यहाँ तक दूरी निकाल लेंगे, यहाँ तक दूरी निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से पूरी दूरी निकाल के इसको कर देंगे बराबर। तो ये हमारे बीच आ जाएगा। अगला है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, हमको तीन बिंदु दिए रहते हैं। ये P है, इसको मैं P वेक्टर मान लेता हूँ। ये Q है, इसको Q वेक्टर मान लेता हूँ। x y z भी हम मान सकते हैं। ये R है, इसको मैं R वेक्टर मान लेता हूँ। ये हमारे पास M है, ये N है। अब हमको क्या बोलेगा, हमको R वेक्टर नहीं दिया रहेगा, हमको बोलेगा कोई बिंदु है जो इस रेखा को M अनुपात N में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है मतलब वो उसको 20 से M अनुपात N में काट रहा है। M अनुपात N में काट रहा है, तो मेरे पास R का क्या फॉर्मूला होगा, इसको मैं क्या करूँगा, इससे गुणा करूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, इससे गुणा करूँगा। यानी कि M इंटू Q वेक्टर प्लस N इंटू P वेक्टर अपॉन M प्लस N। ये हमारे पास क्या हो गया, R वेक्टर का स्थिति सदिश हो गया। यानी कि M Q से गुणा होगा प्लस N P वेक्टर से गुणा होगा अपॉन M प्लस N। अब यहीं पे अगर मेरे को बोला जाता है कोई R वेक्टर है, वह P और Q को M अनुपात N में बाह्य विभाजित कर रहा है। इतनी देर अंतः विभाजित था, अब बोलेगा बाह्य विभाजित कर रहा है। बाह्य विभाजित कर रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, MQ माइनस NP अपॉन M माइनस N। ये मेरे पास इसका क्या होगा, फॉर्मूला। यानी कि MQ प्लस NP अपॉन M प्लस N, MQ माइनस NP अपॉन M माइनस N। अब अगर उसने बोला कि R है वो P और Q को बीच में से काट रहा है, यानी मध्य बिंदु है R किसका, P और Q का। P और Q का R मध्य बिंदु है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, R का वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर अपॉन 2।
यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। अब जैसे इसका हमारे पास पॉइंट होता है x1 y1 z1, इसका होता है x2 y2 z2। अब मुझे r का x का निकालना होता तो मैं क्या करता, अगर r मध्य बिंदु होता तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 अपॉन 2, अलग अलग तीनों निकाल लेता और मेरा काम हो जाता। तो ये तीनों फॉर्मूला हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। r बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार r ही नहीं, हमको क्या, जैसे 3 बिंदु हैं, ये दे दिया, p दे दिया, r दे दिया और क्यों पूछ लिया, यानी बोलेगा ये m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। तो क्यों बताओ, क्यों बताने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा रहेगा r इक्वल्स टू एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन। आर की वैल्यू भी हमको दे दी इस बार क्यों की पूछिए तो हम यहाँ क्यों की वैल्यू छोड़ देंगे और P की वैल्यू हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया जाता, R का हम क्यों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू भी, अगर P और R और क्यों दिया हुआ है तो हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ हमारे पास है, ये हमारे पास है P वेक्टर, ये है R वेक्टर और ये है हमारे पास क्यों वेक्टर, m अनुपात n। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर अपॉन क्यों आर, ये किसके अनुपात में है, m अनुपात n में। m अनुपात n में है तो मैं पी आर को कैसे लिख सकता हूँ, r वेक्टर माइनस p वेक्टर और r क्यों वेक्टर माइनस r वेक्टर, है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे आर क्यों है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों वेक्टर माइनस आर का वेक्टर, ये हमारे पास m अनुपात n में है। अब मैं इसको क्या लिख इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास n आर वेक्टर माइनस p वेक्टर n इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एम आर वेक्टर। अब ये मेरे पास क्या हुआ, एम आर वेक्टर प्लस एन आर वेक्टर इक्वल्स टू एम क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर इंटू एन। तो अब मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर एक चीज़ कॉमन है तो मैं उसको बाहर लिख सकता हूँ, यानी आर वेक्टर एम प्लस एन इक्वल्स टू एम क्यू प्लस पी एन, अपॉन में ये आ जाएगा यानी कि एम प्लस एन। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, एम क्यू प्लस पी एन अपॉन एम प्लस एन, यानी कि मेरा वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आ गया। तो ये इसका प्रूफ है। बेसिकली इस प्रूफ पे हमको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, इसके अंदर हमको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले से ज़्यादा हमारे काम नहीं आएगा। तो आज के वीडियो का यहीं करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।